तो भाइयों आपका स्वागत है एंड मैं बाहर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो अगर बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आए तो एडजस्ट कर लेना। तो वीडियो पे वापस आते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हानली एक लड़की ल्यू को किडनैप करके लाता है और उसे अपने डिसाइपल बना लेता है। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर उससे पहले देख ले, तभी आगे की स्टोरी समझ में आएगी। तो अब आगे जैसे ही वो लड़की ल्यू उस हॉल से जाती है बाहर, तभी वहाँ पर एक फ्लैश ऑफ लाइट येलो की होती है और वहाँ पर हमारी फॉक्स गर्ल आ जाती है, जिसे देखकर हानली कहता है कि तुम अभी तक अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस क्यों नहीं आई। तब हमारी फॉक्स गर्ल कहती है कि मास्टर, मैंने अपने फॉक्स बॉडी कल्टीवेशन में काफी प्रोग्रेस कर लिया है, इस वजह से मैं अब ज्यादा टाइम तक ह्यूमन फॉर्म में रह सकती हूँ। लेकिन मास्टर, क्या आप वाकई में इस लड़की को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो? मुझे याद है कि आपको डिसाइपल लेना पसंद नहीं है। आप हमेशा कहते थे कि डिसाइपल लेने से एक अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और उसकी वजह से आपका कल्टीवेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। क्या वो 6 पंखों वाला सेंटीपेड आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आपको सिर्फ एक सीक्रेट इंसेक्ट टेक्निक चाहिए था तो आप उसके ऊपर सोल सर्च टेक्निक का यूज करके उसे निकाल सकते थे। जिसको सुनकर हानली कहता है कि तुम गलत नहीं कह रही हो, मुझे वाकई में 6 पंखों वाला सेंटीपेड चाहिए। अभी मैं जिस पेज से सेलेस्टियल फ्लेम को रिफाइन कर रहा हूँ, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे पूरा सेलेस्टियल फ्लेम को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तब हमारी फॉक्स गर्ल थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछती है कि मास्टर, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? तब हानली कैजुअली कहता है कि सच बताऊं तो कम से कम 200 साल लगेंगे सिर्फ फ्लेम को रिफाइन करने में, और उसके सिल्वर रिफाइन करने के बाद एक साल का बफर देना पड़ता है। मतलब यह प्रोग्रेस बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला है। लेकिन यहीं पर आता है 6 पंखों वाला सेंटीपेड का रोल। इसका आईसी फ्लेम क्यू रिफाइन करने के टाइम बहुत ज्यादा काम देगा, और इसे जब सेलेस्टियल फ्लेम के साथ कंबाइन करोगे तो इसका इफेक्ट भी ज्यादा हो जाता है। यह कहकर हानली अपना हाथ उठाता है और अपने हाथ से एक फिंगर को एक्सटेंड करता है, जिसे हमारी फॉक्स गर्ल ध्यान से देख रही होती है। तभी हानली के फिंगर टिप से एक सफेद और नीला लाइट फ्लिकर होता है। एक फ्रॉस्ट था जो स्नो जैसा दिख रहा था और दूसरा आइस फ्लेम था जो ब्रिलियंट ब्लू में ग्लो कर रहा था। धीरे धीरे दोनों फिंगर टिप्स निकलकर हवा में उड़कर होवर करने लगे, जिसे देखकर हमारी फॉक्स गर्ल काफी शॉक हो जाती है। फिर हानली अपने काल्मली एक छोटी सी अजूरा की को अपने मुंह के अंदर से निकालता है और उस फर्स्ट और ब्लू फ्लेम में मिक्स कर देता है, जिसके बाद वो दोनों काफी ग्लो करने लगते हैं और एक दूसरे से मिक्स होने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में एक बूम के साथ उस पूरे रूम में ब्लाइंडिंग व्हाइट और ब्लू लाइट फैल जाती है और उस उजरा की के अंदर से एक छोटी सी वायलेट फ्लेम बर्ड निकलती है जो अपने पंख फैलाकर ग्रेसफुली हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर हानली के चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन होता है और उस वायलेट बर्ड को देखकर उसके आंखों में एक ट्रैक ऑफ एक्साइटमेंट दिखता है। और वहीं सिल्वर मून यह देखकर काफी ज्यादा शॉक में चली जाती है। फिर हानली पूछता है कि क्या तुम्हें सीक्रेट अजूरा फ्लेम याद है जो ओल्ड डेविल बोन सेज यूज करता था? जिसे सुनकर हमारी फॉक्स गर्ल तुरंत कहती है सीक्रेट अजूरा फ्लेम, हाँ मुझे याद है, ये वही डेविल फ्लेम है जो गोस्ट दाव की सीक्रेट फ्लेम के नाम से मशहूर थी। अगर बोन सेज इसे वाकई में रिफाइन कर लेता तो इस वर्ल्ड में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जो फ्लेम तुम यूज कर रहे हो वे उस दिन दिखाई गई बोन सेज की फ्लेम से काफी अलग है। तब हानली शांत आवाज में कहता है कि बिल्कुल सही, ये सीक्रेट अजूरा फ्लेम नहीं है, लेकिन चाहे मुझे इसके बारे में नहीं पता हो, लेकिन मुझे यह पता है कि इसका पावर क्लियरली सेलेस्टियल फ्लेम से ज्यादा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब ये फ्लेम 6 पंखों वाले सेंटीपेड के की साथ फ्यूज होगी तो ये सीक्रेट अजूरा फ्लेम के बराबर खो जाती है। ये मैंने तब डिस्कवर किया था जब गलती से मैंने सेंटीपेड की आईसी की को ऑब्जर्व किया था। यह कहकर हानली अपनी उंगली को घुमाया और वह बर्ड उसके हाथ में गायब हो गई, जिसे देखकर वह फॉक्स गर्ल काफी स्टन रहती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक खुशी चमक उठती है। फिर वह स्माइल करते हुए कहती है कि मास्टर आपको मुबारक हो, सेलेस्टियल आइस फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसे नेशन सोल का कल्टीवेटर छूने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन अब नए फ्यूज डेविल फ्लेम के साथ मास्टर पूरे हेवनली साउथ में राज करेंगे। लेकिन फिर हानली कहता है कि हेवनली साउथ पे राज, यह बात काफी बड़ी है। मुझे अभी यह भी नहीं मालूम है कि हेवनली साउथ में कितने लेट स्टेज नेशन सोल के कल्टीवेटर हैं, लेकिन हर एक एसेंट्रिक के पास सालों का तजुर्बा होता है और उनका अपना खुद का किलिंग मूव होता है। शायद उनमें से कोई हो जो मेरे डेविल फ्लेम को रोक सके। तो हमारी फॉक्स गर्ल अपने अंदाज में कहती है कि मास्टर आप ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, इतना कोई लकी कैसे हो सकता है? हानली जिसे सुनकर स्माइल करते हुए बोलता है कि कहना मुश्किल है, जैसे गोल्ड डिवरिंग बोटल बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ब्लड जेड स्पाइडर उन्हें रोक लेता है अपने कम रैंक होने के बावजूद। अगर मैं ऐसे कल्टीवेटर से टकरा गया जो इन बीटल के बारे में जानते हैं और उनके पास जेड या वुडन ट्रीजर हो तो बीटल्स के लिए बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसी तरह डेविल फ्लेम को कुछ न कुछ रोक सकता है जरूर। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तब हमारी फॉक्स गर्ल मुस्कुराकर बोलती है कि मास्टर वैसे भी आप बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहते हैं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं उससे देखकर लगता है कि आप एक्स्ट्रा किलिंग मूव प्रिपेयर करना चाहते हैं ताकि आपको कोई रोक न पाए। तब हानली कहते हैं मैंने कभी पहले डिसाइपल इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे कल्टीवेशन कम थी और मैं हमेशा से ही एक रॉक कल्टीवेटर था, जिसकी वजह से मेरा कोई फिक्स ठिकाना नहीं था और डिसाइपल लेना मेरे लिए बोझ हो जाता। लेकिन अब जब मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड से टॉप मास्टर हूँ तो इसलिए मुझे अपने इन्फ्लुएंस को क्रिएट करना चाहिए। कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपनी स्ट्रेंथ को जरूरी रखना चाहिए और इस वर्ल्ड में अकेले रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कम से कम मेरे पास एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो आएगी उसकी वजह से। जिसके बाद हानली अपने स्टोरेज पाउच से एक कमांड टालिस्मान को निकालता है और फॉक्स गर्ल को दे देता है और कहता है कि तुम इस बीस्ट को ट्रेन करो, इसे मुझे जो ट्रेड फेयर होने वाला उसमें ले जाना है, शायद किसी मटेरियल से इसे एक्सचेंज कर सकूं। और कहता है कि मैं जा रहा हूँ उस लड़की ल्यू पे सोल रिस्ट्रिक्शन लगाने। और जिसके बाद हानली कुछ नहीं बोलता, सीधा उस हॉल से बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं हानली उस लड़की ल्यू पे सोल रिस्ट्रिक्शन लगाकर ले जाता है सीधे उन सिल्वर हेयर्ड ओल्ड मैन के पास और बताया कि यह लड़की उसकी थोड़ी दूर की रिश्तेदार है, जिसकी वजह से वो इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है और स्पिरिट कंट्रोलिंग सेक्ट में शामिल
करना चाहता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर वो हंसकर बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि जूनियर मार्शल ब्रदर हान डेविल दाओ के डोमेन में क्यों गए थे। तो असल में ये सब मार्शल नीस ल्यू की वजह से था। बहुत अच्छा, इस सेट को हमेशा से ही एक कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर की जरूरत थी, वो भी एक लड़की। उस ओल्ड मैन ने बिना प्रॉब्लम के ल्यू को सीधा अपने सेट में शामिल कर लिया। इसके बाद हानली उस ओल्ड मैन से थोड़ी देर बातचीत करता है, उसके बाद वे वापस चला जाता है। उस दिन से ल्यू ने अपना नाम बदलकर ल्यू मेई कर दिया। हानली ने भले ही कहा था कि वो उसे पर्सनली गाइड नहीं करेगा कल्टिवेशन में, लेकिन डिसाइपल बनाने के बाद वो उसके साथ कंजूसी नहीं करने वाला था। इस वजह से वो ल्यू मेई को 2 मैजिक ट्रीजर देता है और कई बोतल डीमस को रिफाइनिंग फिल्स को देता है। पहले ल्यू मेई भले ही हेजिटेट कर रही थी हानली के डिसाइपल बनने के लिए, लेकिन अब जब वो गिफ्ट को देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है और हानली की रिस्पेक्ट भी करने लगती है, क्योंकि इतना ज्यादा फायदा उसका स्पिरिट कंट्रोलिंग सेट में नहीं होता था। यहाँ पर ल्यू मेई भी समझदार थी, वो तुरंत एक जेट स्लिप को निकालती है और हानली को दे देती है, जिसे पाने के बाद हानली तुरंत वहां से निकल जाता है। और वहीं पर वो ओल्ड मैन हानली के ख्याल रखने के लिए ल्यू मेई को व्हाइट फेनिक्स माउंटेन का डिप्यूटी माउंटेन लॉर्ड बना दिया, ताकि हानली के ऊपर उसका इंप्रेशन ज्यादा अच्छा बना रहे। वहीं पर फिर हम हानली को देखते हैं जो सेंटिपेड लेने के बाद रेम्बो स्क्रिप्ट गैस से उन्हें मेच्योर करने लगता है, जिसके बाद वो अपने केव रूम में चला जाता है और इंसेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक और सिंड्रोयन के द्वारा छोड़े गए परफॉर्म नेसेंट फॉर्मेशन आर्ट को पढ़ने लगता है। हानली आराम से बैठा होता है, उसकी आंखें बंद थी और उसके आसपास अजूरा लाइट बह रही होती हैं, जैसे ही वो कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत अपने स्टोरेज पाउच को पैड किया और अपने उंगली से इशारा किया कि एग्जीक्यूट। अचानक हजारों ब्लैक टेंटेड गोल्डन डिवोरिंग बीटल्स पाउच से निकलकर 3 मीटर लंबी क्लाउड में बदल गए, जहाँ पर हानली तुरंत खड़ा हो जाता है और अपने हाथ और पैर का यूज करते हुए वे कुछ टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसके बाद उसके हाथों से अजूरा लाइट की मिस्ट रिलीज हुआ जो इस बीटल के क्लाउड को कवर कर लिया। इसी के साथ वो बीटल्स तुरंत फॉर्मेशन को परफॉर्म करने लगे और इधर उधर होवर करने लगे बिना एक दूसरे के टच किए। यह सीन बहुत ही अच्छा था। हानली की आंखों में एक ब्राइट लाइट फिकल होती है और वे कुछ देर तक उन बीटल को देखता ही रह गया। फिर उसने एक हाथ से इनकैनेशन जेस्टर बनाया और दूसरे हाथ को बीटल की तरफ बढ़ाकर जोर से बोला, और जिसके तुरंत बाद उन बीटल से अजूरा लाइट निकलने लगी और तुरंत वो हानली के ऊपर आकर चिपक गए और हानली को पूरी तरह से कवर कर लिया। वो बीटल्स बहुत ज्यादा फास्ट हो चुके थे और हानली के लिए एक बैरियर की तरह काम करने लगे थे, जिसे देखकर हानली स्माइल करता है और कुछ और टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उन बीटल से अजूरा लाइट निकलती है जो पूरे रूम को कवर कर लेती है। और जब हम कुछ देख पाते तो हानली का पूरा बॉडी आर्मर से ढका हुआ था, जो गोल्ड, सिल्वर और ब्लैक डिजाइन के साथ चमक रहा था। आर्मर अजूरा लाइट से ग्लो कर रहा था और देखने से ही लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा टफ और ड्यूरेबल है। फिर हानली उस आर्मर को अपने हाथ से फील करता है जो एकदम फ्लॉलेस और स्मूथ लग रहा था। फिर हानली धीरे से बोलता है कि यह बुरा नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हेवन वाइड हॉल से निकला हुआ मेरे बीटल आर्मर का आइडिया सच में सच हो जाएगा। कंट्रोलिंग स्पिरिट सेट वाकई में अपने इंसेक्ट कंट्रोल टेक्निक पे काफी मशहूर है, वे मेरे सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर वो इंसेक्ट कंट्रोल टेक्निक इतनी भी मुश्किल नहीं थी हानली के लिए, क्योंकि हानली की करंट कल्टीवेशन के समझ के लेवल के हिसाब से वो इजिली इसे सीख सकता था। फिर भी यह सीक्रेट टेक्निक हानली की सोच से बहुत ज्यादा बड़ी थी। इंसेक्ट को अटैक करवाना अलग अलग मेथड से, उनको अलग अलग फॉर्मेशन में करना काफी फैसिनेटिंग और इंप्रेसिव था, स्पेशली इंसेक्ट आर्मर टेक्निक। पहले हानली इन गोल्ड डिवेरिंग बीटल को सिर्फ एक ब्लेड में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन बैटल आर्मर जैसी कॉम्प्लेक्स चीज उसके लिए मुश्किल थी। यह एक ऐसा प्रॉब्लम था जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन जेट स्लिप में लिखा हुआ इंसेक्ट आर्मर टेक्निक के साथ सिर्फ 1 महीने में ही उसने यह स्किल पूरी तरह से सीख ली, जिसकी वजह से हानली काफी खुश था। उसको पूरा यकीन था कि जिस भी एक्सपर्ट ने यह टेक्निक बनाई थी उसके पास भी ऐसे इंसेक्ट जरूर रहे होंगे जो गोल्डन बीटल की तरह पावरफुल हैं। फिर वो सोचता कि जब गोल्डन डिवेरिंग बीटल पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे तो, जिसे सोचकर ही हानली अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद हानली अपने आप को काम करता है और अपने आर्मर को एक बार फिर स्ट्रोक किया और फिर वे आर्मर तोड़ के बीटल्स में बदल गया और सीधा स्पिरिट पाउच के अंदर चले गए। फिर वो दोबारा जमीन पर बैठ गया और अपने स्टोरेज पाउच से एक अजूरा जेट स्लिप निकाली, वही जो सिंड्रोयन ने उसके लिए छोड़ी थी। उसने उसको दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली, अपने स्पिरिचुअल सेंस को उस जेट स्लिप में डाली। उसने अभी के लिए एसेंट फॉर्मेशन स्पेल को स्किप कर दिया और सीधे एंड में लिखे हुए परफॉर्म नेशन फॉर्मेशन आर्ट को पढ़ने लगा। यह टेक्निक एक अननेम्ड डेविल दाओ कल्टीवेटर ने बनाई थी एसेंट टाइम में। सिर्फ इनकार्नेशन ही इतना परफॉर्म था, उसके हर वर्ड में इतना गहरा मीनिंग था कि हानली हर एक शब्द को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा था। और धीरे धीरे आधा साल गुजर चुका था, अब तक हानली को टेक्निक काफी समझ में आ गई थी और इसी के साथ हानली की आंखों में उस एसेंट कल्टीवेटर के लिए काफी रिस्पेक्ट भी बढ़ गई थी। यह टेक्निक काफी हद तक थ्री टूथ सर्वेलेंस आर्ट की जैसे ही लग रही थी, लेकिन एग्जैक्टली कितनी सिमिलर थी ये हानली को अभी भी नहीं पता था। लेकिन यह बिल्कुल क्लियर था कि ये एक टेक्निक एक्सटर्नल इनकार्नेशन टेक्निक से बिल्कुल अलग थी। ये हेवन डिफाइंड टेक्निक एक्चुअली एक सेकंड इनकार्नेशन क्रिएट करती थी। जब ये टेक्निक कोई बंदा पूरी तरह से कल्टीवेट कर लेता है तब वो बंदा एक इंडिपेंडेंट नेसेंट सोल को पा लेता है, जिनके बीच मास्टर और सर्वेंट जैसा रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर एक भी मर गया तो दूसरा तब भी सर्वाइव कर सकता है। बस दिक्कत यह थी कि अगर मेन नेसेंट सोल मर जाए तो सेकेंडरी नेसेंट सोल को वेटेलिटी काफी ज्यादा लॉस हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी जगह ले लेता है और सेकेंडरी नेसेंट सोल खत्म हो जाता है, तो मेन नेसेंट सोल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हानली और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब उसने यह पढ़ा कि सेकंड नेसेंट सोल को किसी भी सुपीरियर कल्टीवेटर के क्रॉप्स में डालकर एक इनकार्नेशन बनाया जा सकता है। जब इनकार्नेशन बन जाता है तो वे असल में एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाता है जो मेन बॉडी के अलावा भी एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर मेरी मेन बॉडी मर भी जाए तब भी हानली सर्वाइव करेगा जब तक इनकार्नेशन जिंदा है और दोनों बॉडीज के पास एक ही मेमोरीज और इमोशन होंगे। ये टेक्निक क्रूकेट सोल से काफी अलग थी जो उसने पहले बनाया था फिंड कोर इनकार्नेशन के लिए। क्रूकेट सोल सिर्फ एक पपेट को बनाती थी जो हानली अपने पर्मनल सोल के एक सीवर से कंट्रोल करता था। उसके पास खुद का इमोशन और
इंडिपेंडेंट एबिलिटी नहीं थी और वे हानली के स्पिरिचुअल सेंस के रेंज में ही काम कर सकता था। लेकिन परफॉर्म्ड एसेंशियल सोल फॉर्मेशन आर्ट का इनकारनेशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता था, डिस्टेंस मैटर नहीं करता था, वे अपने आप डिसीजन ले सकता था, मानो कि वे एक अलग कल्टीवेटर हो। यह सोच कर हानली का खून ठंडा पड़ने लगा था। लेकिन जैसे हानली ने आगे बढ़ा, उसको इसके रिस्ट्रिक्शन और फ्लॉज के बारे में पता चला, और जब उसने उसे पढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके ऊपर कोई ठंडा पानी डाल दिया गया हो। हानली का एक्साइटमेंट तुरंत खत्म हो गया और सेकंड एसेंशियल सोल बनाने की मुश्किल इतनी ज्यादा थी कि उसे देखकर वो स्पीचलेस हो गया। नॉर्मल कल्टीवेटर को अपने कोर को तोड़कर नेशन सोल बनाने में सेंचुरीज लग जाती है, लेकिन अब एक और कोर को तोड़कर नेशन सोल बनाना एकदम इम्पॉसिबल था। सिर्फ एक ही तरीका था, किसी और कल्टीवेटर के नेशन सोल को सीज करके उसकी कॉन्शियसनेस को इरेज कर दिया जाए और उसके बाद अपने स्पिरिचुअल सेंस से सिमुलेट करना ताकि वो अपना बन जाए। लेकिन यह काम काफी एक्सट्रीमली डेंजरस था और सक्सेस का चांस बहुत ही ज्यादा कम था, और किसी तरह यह सक्सेसफुल हो भी जाए तो सिमुलेशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर टेम्परेरी सीज किया गया नेसेंट सोल को फोर्सफुली अपने साथ मिलाने की कोशिश की तो खुद का स्पिरिचुअल सेंस उस नेसेंट सोल के द्वारा डिवोर करने का रिस्क ज्यादा था। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो उसे बहुत ज्यादा फायदा होता, क्योंकि उसे दूसरा नेसेंट सोल मिल जाता। और अगर उसको एक स्टेप और आगे ले जाकर इनकारनेशन बनाना हो तो बस एक सुटेबल क्रॉप्स को ढूंढना पड़ेगा, उसमें सेकंड नेसेंट सोल डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से जितना ज्यादा पावरफुल वो क्रॉप्स होगा उतना ही बेटर होगा सेकंड नेसेंट सोल के लिए। और जो सेकेंडरी नेसेंट सोल होता वो अपनी पूरी पावर को यूज कर सकता था। लेकिन नेसेंट सोल के कल्टीवेटर को मारना इतना ईजी नहीं होता है, यह काम बहुत ही ज्यादा टफ था। यहाँ तक कि हानली जैसा पावरफुल बंदा भी अपने ऊपर डाउट कर रहा था कि वो किसी को मार पाएगा कि नहीं। और अगर परफॉर्म्ड नेसेंट सोल फॉर्मेशन सक्सेसफुल हो भी जाए तब भी वरीज खत्म नहीं होती, बैकलैश का चांस भी बहुत ज्यादा रहता है। इनकारनेशन बनाना मतलब खुद को ही बनाना होता है, लेकिन टाइम के साथ दोनों के इमोशन और मेमोरीज अलग होने लगते हैं, और कभी कभी इनकारनेशन खुद की मेन बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। स्पेशली अगर इनकारनेशन बॉडी का पावर मेन बॉडी से सुपीरियर हो जाता है तो वे अपने कनेक्शन का यूज करके मेन बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, और जिसके बाद वो सेकेंडरी बॉडी मेन बॉडी जैसी बन जाएगी। इसलिए इनकारनेशन चाहे जितना भी दूर जाके कंट्रोल हो सकता है मेन बॉडी से, लेकिन उसे इतना ज्यादा दूर भेजना नहीं चाहिए। हर थोड़ी देर में परफॉर्म्ड नेशन फॉर्मेशन आर्ट यूनिफिकेशन टेक्निक का यूज करना पड़ता है, जिससे दोनों सोल के अंदर के इनर डीमंस को खत्म किया जा सके, ताकि मेन बॉडी का कंट्रोल स्ट्रांग रहे उस इनकारनेशन बॉडी पे। असल में जब एक सेकंड नेशन सोल एक्योर हो जाता है तभी से परफॉर्म्ड नेशन फॉर्मेशन आर्ट को इनिशियल सक्सेस स्टेज माना जाता है। इनकारनेशन बनाने की जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ सेकंड नेशन सोल के साथ ही बैटल में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता, पावरफुल एबिलिटीज यूज कर सकता था और सर्वाइवल का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता था बिना बैकलैश के। और अब तक हानली का एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो चुका था जब तक उसने कल्टीवेशन आर्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कंपेयर किया। लेकिन यह टेक्निक छोड़ने वाली नहीं थी, अगर कोई इसे फुल्ली कल्टीवेट कर ले तो उसे एक एक्स्ट्रा लाइफ मानो मिल जाती है, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि हानली को एक और कल्टीवेटर का नेशन सोल कहां से मिले। लेकिन तभी उसको याद आया कि उसके पास तो वुड स्प्रिट नेसेंट है जो उसने कैप्चर किया था। हानली थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद वो अपने स्टोरेज पाउच से एक जेट बॉक्स निकालता है, उसको जेंटली स्ट्रोक किया और लंबे वक्त तक शांत रहा। उसने ल्यूमेई से वुड स्प्रिट नेशन के ओरिजिन के बारे में पता किया था और उसको पता चला था कि यह नॉर्मल नेशन सोल के जैसा नहीं है। लेकिन लॉजिक ये था कि कंट्रोलिंग स्पिरिट सेट की 5 एलिमेंट स्पिरिट नेशन टेक्निक कुछ हद तक परफॉर्म्ड नेशन फॉर्मेशन के साथ मैच करती थी, क्योंकि ये स्पिरिट नेशन एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के साथ फ्यूज होने के लिए था, तो इसको सेकंड नेशन सोल बनाने के लिए रिफाइन करना थ्योरेटिकली पॉसिबल लग रहा था। और वैसे भी उसके पास वुड स्प्रिट नेशन का और कोई यूज नहीं था और इसे ट्राई करने में कोई नुकसान भी नहीं था हानली का। जहां तक उसके कॉन्शियसनेस को इरेज करना था उसमें काफी डेंजर था, लेकिन हानली को लगता था कि अपना ट्रेजर और पावरफुल स्पिरिचुअल सेंस की मदद से वो ये मैनेज कर लेगा। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, उसे अपना बनाना। लेकिन इस प्रोसेस में अगर कुछ गलत हो जाता तो उसको अपने हिस्से का स्पिरिचुअल सेंस कट करना पड़ता जो उस नेशन सोल के अंदर गया था। इसकी वजह से उसका नेशन सोल काफी डैमेज हो सकता था। यह सोचकर हानली के चेहरे पे हेजिटेशन आ जाती है। हानली अपने हाथ में रखे उस जेट बॉक्स को एक दिन तक देखता ही रहा ऐसे ही, फिर गहरी सांस लेकर उसे धीरे से अपने स्टोरेज पाउच में वापस रख दिया और अपने स्टोरेज पाउच से फिर से उसी जेट स्लिप को निकाला। और हानली अब भी यही सोच रहा था क्या उसे दूसरा नेशन सोल रिफाइन करने का रिस्क लेना चाहिए। लेकिन फिर हानली फैसला करता है कि पहले मैं नेशन फॉर्मेशन आर्ट के इनकारनेशन को पूरी तरह से समझ लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ फैसला लूँ। जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल सेंस को फिर से उसी जेट स्लिप में डाल देता है और उसे स्टडी करने लगता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तुम लोगों की वजह से मैंने ये लास्ट पार्ट तुरंत अभी रिकॉर्ड किया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।